हे एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप लोग बढ़िया से हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। सो फर्स्ट वी विल डू आवर वोकैबुलरी एंड देन वी विल रीड आवर आर्टिकल। ओके, सो जितने भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक चीज़ है जो मुझे आप लोग के साथ में शेयर करनी है, और वो ये है कि मोस्ट प्रोबेबली इस संडे, है ना, ये थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई, नहीं तो मुझे थोड़ा जल्दी लेके आना था, बट इस संडे को क्या है ना, आपको 500 वोकैबुलरी हम एक साथ करेंगे, वोकैब। और इसमें हम सिनोनिम्स भी करेंगे, जो शब्द हमारे लिए डिफिकल्ट रहेगा हम उसके सेंटेंस भी देखेंगे, और हम बहुत आराम से करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं रहने वाली है कि हमें ये 500 कंप्लीट करा देने हैं। हम बहुत आराम से करेंगे और एक एक शब्द को हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। सो अगर आपको एक वन शॉट रिवीजन की ज़रूरत है तो आई होप कि वो क्लास आपके लिए एक बेनिफिशियल क्लास साबित होगी। तो अगर आप खुद प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपको रिवीजन के रूप में एक बार में ही सारा कुछ रिवाइज कर लेना है, या आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो प्लीज वो वाला चैनल आप एक बार शेयर कर देना। वो आपको पता ही होगा, बीपीआई लाइव वाला जो दूसरा वाला चैनल है, जिसपे स्पेशली हमारा काम कौन सा रहता है, जिसमें हम एसएससी बैंक वगैरह के क्वेश्चंस पेपर या वही चीजें हम सॉल्व करते हैं, वो स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, ठीक है। तो अगर आपको है तो आपको भी वो क्लास देखनी है, अपने फ्रेंड्स में है तो उनको शेयर कर देना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं वोकैबुलरी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम जितनी बार रिवाइज करें, अच्छे से रिवाइज करें, हर जगह यूज होती है। चाहे आप किसी भी लेवल के एग्जाम की अगर हम बात करें, जैसे अभी यूपी टेट का मैं पेपर सॉल्व कर रही थी, हर जगह सेम ही वो कैब है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए कुछ अलग से शब्द निकल के आएंगे। तो ये भ्रम हमें अपने दिमाग से निकाल देना है। अगर वो रिवील वर्ड आपसे पूछेगा पेपर में और इसका सिनोनिम पूछेगा तो इन्हीं में से कुछ पूछेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यूपी टेट के लिए अलग है, बैंक के लिए अलग है, एसएससी के लिए अलग है। तो हम जितनी अच्छे से वोकैबुलरी करें, ग्रामर है, वही सब कुछ सेम ही है। पूछने का जो वे है, फॉर्मेट है, वही चेंज होता है, क्वेश्चंस तो वही रहेंगे ना। रिवील का मीनिंग हर जगह, रिवील का मीनिंग एक्सपोज करना ही होता है, डिस्क्लोज करना ही होता है। तो आपको है, आपके फ्रेंड्स में है, जिनको भी है, वो क्लास आप लोग जरूर देखिएगा। संडे को आएगी, वन शॉट मेरे लिए भी है कि उसको एक साथ में मुझे कंप्लीट शूट करना है। पहले मैंने सोचा था उसको मैं लाइव क्लास की तरह लेके आती हूँ, मतलब लाइव। मैंने सोचा लाइव में क्या होता है ना, थोड़ा डिस्कशन वगैरह हम लोग करने लग जाते हैं तो ज़्यादा टाइम लग जाता है ना, फिर बच्चों जो बाद में देखेंगे उनके लिए फिर वो होगा, अरे यार मैम छोड़िए ना। तो इसीलिए फिर उसको मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में ही रखने वाली हूँ, ठीक है। नहीं तो मैंने पहले लाइव का सोचा था। बाकी तुम लोग बता देना लाइव ठीक रहेगा कि रिकॉर्डेड ठीक रहेगा, ठीक है। चलो, अब हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है रिवील। फर्स्ट वर्ड क्या है? रिवील। स्पेलिंग्स भी याद रखनी है, रिवील, ओके, VEAL। रिवील करने का मतलब होता है किसी भी चीज को आपने ओपन कर दिया, किसी भी चीज को आपने ओपन कर दिया। रिवील कर दिया मतलब आपने उसको ओपन कर दिया। जो चीज हिडन थी, जो चीज लोगों को नहीं पता थी, आपने उस चीज को रिवील कर दिया, मतलब आपने उसको डिस्क्लोज कर दिया, लोगों को बता दिया। उसकी जो क्लोजनेस थी उसको आपने रिवील कर दिया, डिस कर दिया, ओपन कर दिया आपने। डिस्क्लोज कर देना मतलब आपने उसको ओपन कर दिया, लोगों को पता चल गया, उजागर कर दिया, एक्सपोज कर दिया। अनवेल, वेल का मतलब होता है वो चीज हिडन है, मास्क लगा हुआ है। अनवेल कर देना मतलब उसको ओपन कर देना, अनमास्क कर दिया आपने, अनकवर कर दिया, डाइवर्ज, मेक नोन, ब्रिंग टू लाइट। सबका मीनिंग क्या है? रिवील कर देना मतलब उस चीज को आपने उजागर कर दिया, लोगों के सामने आ गई वो चीज जो पहले क्या थी, हिडन थी। डन है। रिवील के सिनोनिम्स आपको याद रहने चाहिए, डिस्क्लोज, एक्सपोज, अनवेल, अनकवर, डाइवल्ज, मेक नोन, ब्रिंग टू लाइट। रिवील की स्पेलिंग आपको याद रख लेनी है, REVEAL। डन है। आई कांट रिवील द कंपनीज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियल का मतलब आपको पता है जो चीज
बहुत गोपनीय है, जिसको आप सबके साथ में शेयर नहीं कर सकते हैं, जो आपकी सीक्रेट्स हैं, वो कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं आपकी। सो आई कांट रिवील, मैं भाई बता नहीं सकता हूँ, मैं डाइवर्ज नहीं कर सकता हूँ, मैं ये चीज आपको एक्सपोज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। इसका एक ईडियम बनता है रिवील का, टू स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है बीन्स को आपने स्पिल कर दिया, मतलब वही चीज आपने उजागर कर दी। रिवील का ईडियम भी होता है स्पिल द बीन्स, मतलब बात को उजागर कर देना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा री इनफोर्स। री इनफोर्स का मतलब है किसी बात को मजबूत करना, उसको और अधिक बल देना, उसको और एनर्जी देना, उसको और स्ट्रॉन्ग करना। सो टू स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथ आपका एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव में हमने en लगा दिया तो ये हमारा वर्ब हो गया। स्ट्रेंथन मतलब आपने उसको एनर्जी दी है, टू के बाद लगाया है, टू के बाद में हम लोग वर्ब लगाते हैं। स्ट्रेंथन उसको और मजबूत करना, उसको और सपोर्ट करना, उसको और स्ट्रोंगर बनाना, उसको और इंकरेज करना, उसको मजबूती देना, उसको और मजबूत करना, उसको स्ट्रेंथन। बोल्स्टर, बोल्स्टर एक इंपॉर्टेंट शब्द है। बोल्स्टर का मतलब उसको मजबूती देना, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाना, सपोर्ट करना, उसको फोर्टिफाई, मतलब आपने किसी चीज को घेराबंदी कर दी क्योंकि आपने उसको मजबूत बना दिया। इनहेंस करना, उसको और इंक्रीज करना, इंटेंसिफाई। सच लैंग्वेज reinforces traditional gender roles in society। अब देखो, अगर जो सच लैंग्वेज, अब किस प्रकार की लैंग्वेज, मान लो इससे पहले कुछ बात की होगी, तो इस प्रकार की जो भाषा है ना, ये और मजबूत बनाती है ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स इन सोसाइटी। मतलब जैसे कि लड़की है तो लड़की के लिए आपने पहले ही ये डिफाइन कर दिया कि उसके ये काम होते हैं, बॉय है तो बॉय के लिए आपने डिफाइन कर दिया। या जैसे बहुत मजाक मजाक में भी लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं, अरे लड़की है उसको ये क्या समझ में आएगा, ये सब जो भी नौटंकी है ना। तो इस तरीके की जो भाषाएं होती हैं ना, ये ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को और रीइंफोर्स करती हैं, मतलब उसको और मजबूती देती हैं, उसको और स्ट्रॉन्ग करती हैं। ठीक है, तो अब आप इसे पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे यहाँ पे हम इसको थोड़ा नेगेटिव कोनोटेशन के साथ में यूज कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जेंडर, यार देखो, अगर आप बायसनेस हो रही है या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वो तो ऑब्वियसली फिर नेगेटिव ही हो गया ना। तो ऐसे हो गया, तो अब आप इसे, इस शब्द को हम किसी भी तरीके से मजबूती के सेंस में यूज करेंगे। अब जैसे कोई गलत काम कर रहा है उसको आप और मजबूती दे रहे हैं, हाँ 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 ठीक बात है, तो वो हो गया। रिवील का पार्ट्स ऑफ स्पीच भी क्या है, वर्ब है। रीइंफोर्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच भी क्या है, वर्ब है। इसीलिए हमने यहाँ पे स्ट्रेंथन किया है, इसको वर्ब बनाया है। ठीक है, बोल्स्टर, सपोर्ट, सबका मतलब है, जैसे आई कांट सपोर्ट यू, सपोर्ट क्या है, वर्ब है, सब वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप क्या होते हैं आपके, स्टेरियोटाइप, इसका मतलब है कि आपकी ना अपनी पुरानी जो एक क्या बोलते हैं, एक आपने ना अपने दिमाग में इमेज क्रिएट कर लिया, वही आपके दिमाग की इमेज ही आपने सबके ऊपर लागू कर दी है, जिसको हम रूढ़िवादिता बोलते हैं। मतलब देखो, अ फिक्स्ड, ओवर सिंप्लीफाइड एंड ऑफन अनफेयर बिलीव अबाउट अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब ऐसे सोचो कि देखो क्या होता है ना, कि मान लिया कि ये लोग इसी तरीके के होते हैं, अब आपने एक ग्रुप को पूरा पूरा उसके प्रति आपकी एक धारणा बनी हुई है, वो हो गया। तो आपकी ऑलरेडी एक धारणा फिक्स्ड है। ओवर सिंप्लीफाइड मतलब आपने सबको एक जैसे ही कैटेगरी में डाल दिया है कि सब लोग ऐसे ही होते हैं। जैसे कि आपने किसी पर्टिकुलर ग्रुप को बोल दिया कि ये तो है ही ऐसे, तो आपने पूरे गांव को ऐसा बोल दिया कि वहां के तो लोग ही बुरे होते हैं। तो आपने उनके लिए एक धारणा बनाई हुई है, जनरलाइजेशन। अब जैसे कि हम चलो बात करते हैं कि अब पुलिस की बात करें, तो पुलिस को बोल देते हैं कि पुलिस हमारी हेल्प से ज्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, क्योंकि होता भी है, हमने देखा भी है, ऐसा बहुत बार ऐसा होता है। ऐसे इंसिडेंसेस आते हैं कि जहाँ पे पुलिस को हेल्प करनी चाहिए थी, वो खुद लोगों को सता रहे हैं। बट सब लोग ऐसे नहीं होते, राइट। लेकिन हमने उनको लेके जनरलाइजेशन कर दिया कि मतलब ये वाले प्रोफेशन में तो लोग ऐसे ही होते हैं, वो हो गया जनरलाइजेशन। जैसे लॉयर्स को बोल दिया कि लॉयर्स मींस लायर, ये जनरलाइजेशन कर दिया आपने, पूरे ग्रुप को ही एक चीज में लाके डाल दिया है।
वो हो गया। आपने पहले से ही अपनी धारणा बना ली है, प्रीजुडाइस, मिसकंसेप्शन, रॉन्ग कंसेप्शन है आपका। कंसेप्शन मीन्स योर वे ऑफ सीइंग थिंग्स, जिस तरीके से आप चीजों को देख रहे हैं वो रॉन्ग है, एक ही धारणा बनी हुई है वही आप लेके चल रहे हैं। अब टीचर के लिए आपने एक रोल सेट कर दिया है कि टीचर का मतलब होता है उनको इसी पर्टिकुलर लेवल पे बिहेव करना होगा, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है। टीचर ऑब्वियसली क्लासरूम के अंदर में हमें डिसेंट रहना होगा, बट अगर कोई चीज मुझे पर्टिकुलर मतलब अगर बाहर मुझे वो पसंद नहीं आ रही है देन मैं रिएक्ट करूंगी। लेकिन अब लोग कहेंगे ये तो टीचर की इमेज को ही हार्म पहुंचा रहे हो। टीचर का मतलब पढ़ाना नहीं होता ना सिर्फ, उसको अदर चीजें भी तो, हम ह्यूमन बीइंग की तरह एक सोसाइटी में रहते हैं तो वो बातें भी कर सकते हैं ना। तो आपने बना दिया कि वो लेवल उसी तरीके से बिहेव करेगा, आपने उस पर एक लेबल लगा दिया है कि वो ऐसे ही बिहेव करना है उसको, ये आपने उस चीज को लेके अपनी धारणा बना ली है। ये है हमारी रूढ़िवादिता, मतलब जो एक सोच चलती आ रही है आप उसी पे बिलीव कर रहे हैं। द फिल्म चैलेंजेस ट्रेडिशनल जेंडर स्टीरियोटाइप्स। तो जो फिल्म है वो चैलेंज करती है, मतलब भाई उन पे क्वेश्चन उठाती है कि जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं कि जैसे लड़का है तो लड़के को लेके आपने एक धारणा बना ली, बॉयज का मतलब ये होता है कि उसको पूरी जिम्मेदारी लेनी, मतलब बॉयज आर नॉट सपोज टू क्राई। किसने बनाई है चीज कि लड़कों को, भाई मर्द को दर्द नहीं होता? ओ मैन, क्या बकवास बात है ये तो बहुत गलत बात है। ऐसे कैसे कह दें हम कि मर्द को, भाई क्या बकवास है भाई, कैसे पॉसिबल है, उसके इमोशंस है। शुरू से बोल दिया कि लड़कों को तो होते ही मजबूत है वो अपने इमोशंस। अब हम बोल रहे हैं तो अगर मेरा बच्चा एक्सप्रेस भी करना चाहेगा फिर भी वो एक्सप्रेस नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि वो फिर मर्द की कैटेगरी से हट जाएगा अगर उसने अपने इमोशन एक्सप्रेस कर दिए तो क्योंकि हम ऐसा सोच के बनते हैं, हम ऐसा ही है। अब हम जो बात कर रहे हैं वो देख रहे हैं, वो भी वैसा ही हो जा रहा है। सो दिस इज रॉन्ग। तो ये जो फिल्म है ये उस चीज को चैलेंज करती है, उस पर क्वेश्चंस करती है कि ना, दिस इज रॉन्ग। मैनी स्टीरियोटाइप्स अबाउट सर्टेन प्रोफेशंस आर इनएक्यूरेट, जैसे भी जस्ट मैंने अभी आपकी बात की है। तो इसका स्टीरियोटाइप्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। नेक्स्ट क्या है हमारा? एम्बेडेड, मतलब वो चीज पूर्ण रूप से उसमें जड़ चुकी है, उसमें जम चुकी है, वो है ना, जड़ जमाए हुए, मतलब वो चीज उसमें पूरी तरीके से घुस चुकी है, उसी के अंदर समाहित हो गई है। तो फिक्स्ड फर्मली विद इन समथिंग, मतलब उस चीज के अंदर कंप्लीटली वो फर्म्ड हो चुकी है, डीपली रूटेड हो गई है, उसी में इंग्रेन्ड हो गई है। इंग्रेन्ड, रूटेड, इनकॉर्पोरेटेड, उसमें समाहित हो गई है, इंटीग्रेट हो गई है, इम्प्लांट। So gender bias is deeply embedded in everyday language. क्योंकि आज का हमारा पैसेज ऐसा है तो इसीलिए इस तरीके के सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं कि जो जेंडर बायसनेस है ना ये डीपली एम्बेडेड है, मतलब आप ना चाहते हुए भी हम बायस्ड हो जाते हैं, है ना, कि लड़की है तो उसको पिंक कलर पसंद आएगा, बॉय है तो उसको ब्लू कलर पसंद आएगा, यहीं से बायसनेस शुरू हो गई। आपने कैसे डिसाइड किया कि लड़के को पिंक कलर पसंद नहीं आ सकता और लड़की को ब्लू कलर पसंद नहीं आ सकता? सोचो। हमको ऐसा लगता है कि ये तो हार्मलेस बातें हैं, बट ये हार्मलेस बातें ही हार्म पहुंचाने के लिए होती हैं। सो हमें उतना थोड़ा सा वो होना पड़ेगा, मतलब और स्ट्रांग होना पड़ेगा और कॉन्शियस होना पड़ेगा कि हम अपने आप को लेके अवेयर रहें कि मैं तो कहीं ये चीज नहीं कर रही ना। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है, इम्बेडेड मतलब पूरी तरीके से वो उसमें जड़ गई है, समाहित हो गई है, इनग्रेन्ड, रूट हो गया उसमें, इनकॉर्पोरेटेड, इंटीग्रेटेड एंड इम्प्लांटेड। चलिए देखते हैं क्या है आर्टिकल में। द हिडन जेंडर बायस इन एवरीडे लैंग्वेज। तो एवरीडे लैंग्वेज के अंदर में ही ना हिडन जेंडर बायसनेस छिपी हुई है, जैसे कि जेंडर इनइक्वालिटी ऑफन सर्वाइव्स नॉट थ्रू लॉज और ओपन डिस्क्रिमिनेशन बट थ्रू एवरीडे लैंग्वेज एंड कैजुअल कॉन्वर्सेशन। सो जो जेंडर इनइक्वालिटी है ना वो इसलिए नहीं सरवाइव कर रही है कि वहां पे लॉ के अंदर में डिस्क्रिमिनेशन है ना, या ओपन डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, बट वो सरवाइव कैसे कर रही है? हमारी एवरीडे लैंग्वेज के थ्रू। हम हर रोज ही ये चीजें नॉर्मलाइज कर रखी है, हमारी कैजुअल कॉन्वर्सेशन में आप देखेंगे तो आपको लगेगा ओ मैन। पता है, एक चीज ना ये भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जैसे कि मैं अपने लिए बताती हूँ, मैं थोड़ी सी इन चीजों को लेके बहुत सेंसिटिव हूँ। मतलब अगर कोई बंदा ऐसे बात कर रहा है मैं ऑफेंड हो जाती हूँ, और फिर वहां पे मेरे को थोड़ा शांत रह पाना थोड़ा मुश्किल लगता है, तो इसीलिए आई ट्राई कि मैं फिर उसको या तो अवॉइड ही करूँ, और अगर मैंने देख लिया उसको बकवास करते हुए देन आई विल कन्फ्रंट।
ये आपकी कैजुअल कॉन्वर्सेशन ही बहुत प्रॉब्लमेटिक है। मुझे, अरे हम तो मजाक कर रहे थे ब्रो। मजाक में अगर आपको गाली दे देंगे तो आपको मजाक नहीं लगेगा, तब आप सीरियस हो जाएंगे, तो फिर ये मजाक कैसे है। इसीलिए हमें सोच के बोलना चाहिए। हमारी सोच, जो हम बोल रहे हैं वही हमारा ब्रेन है, मतलब तो समझ रहे हो आप, मैं आपसे क्या बोल रही हूँ। तो हमें सोचना चाहिए। Common questions such as, does your husband help you in the kitchen, or do you help your wife in cooking, appear harmless. तो ये जो कॉमन क्वेश्चंस है, ये तो बहुत आपने नॉर्मल तरीके से देखे हैं कि क्या आपके पति आपकी मदद करते हैं रसोई में, मतलब घर में काम करवाने में वो आपकी हेल्प करते हैं, या आप अपनी वाइफ की हेल्प करते हो कुकिंग में। हेल्प करते हो का क्या मतलब है, आगे देखेंगे। चलिए, ये जो क्वेश्चन है ना, हमें ऐसे लगता है कि ये तो हार्मलेस है, मतलब इनसे क्या ही नुकसान पहुंचेगा। ये जो अपीयर है ना, इसका देखो, ये सब्जेक्ट है क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इसकी वर्ब क्या हो गई है, अपीयर। ठीक है, ये यहाँ पे सच है, जैसे कि ये फॉर एग्जाम्पल, सच है का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल। तो कॉमन क्वेश्चन जैसे कि आपके ये वाले, कि क्या आपके जो हस्बैंड हैं वो आपकी हेल्प करते हैं किचन में, या क्या आप अपनी वाइफ की हेल्प करते हो कुकिंग में। तो ये जो क्वेश्चंस है, ये कैसे अपीयर होते हैं, मतलब कैसे हमें दिखाई देते हैं, सीम्स मतलब दे आर हार्मलेस, कि हमें लगता है कि इनसे कोई नुकसान थोड़ी पहुंच रहा है। लेकिन लेकिन they contain the assumption that household work primarily belongs to women and that men merely assist them. यहां से देखो, ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि हमने ऑलरेडी, ये क्लियर है हमारे ब्रेन में, ये हमने ऑलरेडी अज्यूम कर रखा है कि जो घर के काम होते हैं वो प्राइमरली मींस मेनली, मुख्य तौर से वो किसके होते हैं, कौन उनसे बिलोंग करते हैं, महिलाएं। और जो मैन है ना, वो सिर्फ उस काम को असिस्ट करते हैं, वो उनका काम नहीं होता है। असिस्ट करते हैं, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, उसमें भी आपको, हमें थैंक्स नहीं बोला आपने। ओ माय गॉड, कम ऑन। मेयरली मीन्स ओनली। आप मेरी बात से ऑफेंड हो सकते हैं, लेकिन आपको सोचना चाहिए। सेम चीज गर्ल्स के ऊपर भी अप्लाई होता है थोड़ा सा, कि अगर आप बाहर काम कर रही हैं तो आप ये मत सोचिए कि मैं तुम्हारी घर खर्च में मदद कर रही हूँ, इस महीने का मैंने घर खर्च चलाया। व्हाट नॉनसेंस। मैं इस चीज को भी सपोर्ट नहीं करती कि मैंने घर चलाया। तो फिर वही वाली बात है कि आदमी पैसे कमा के ला रहा है तो वो सबके हुए, औरत पैसे कमा के ला रही है तो सिर्फ वो उसके हुए। तो अगर आपकी ये मेंटालिटी है, देन यू आर ऑल्सो रॉन्ग। तो कहते हैं ना, हमको उतना सेंसिबल होना है कि हम दोनों तरफ से हम सही तरीके से बिहेव कर सके। अगर हम कोई चाहते हैं कि वो हमसे सही बिहेव करें, तो हम भी सही होने चाहिए, ये भी रियलिटी है। अब ये जो शब्द है ना, हेल्प, ये अपने आप में क्या शो कर रहा है, क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या शो कर रहा है, ये जो माइंडसेट है। बिकॉज अ पर्सन डज नॉट हेल्प विद हिज ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ही शेयर्स एंड परफॉर्म्स देम। अब अगर मैं अर्न कर रही हूं तो मैं कोई हेल्प नहीं कर रही हूँ, मैं कोई आप पे फेवर नहीं कर रही हूँ। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हेल्प क्या हो गई, मेरा काम है, मैं शेयर कर रही हूँ, मेरा घर है, मैं कर रही हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं पैसे कमा रही हूँ। आई होप आप समझ रहे हैं। तो दोनों तरफ से हमें इक्वली बिहेव करना चाहिए। सो ये जो शब्द है ना, हेल्प, ये अपने आप में क्या रिफ्लेक्ट करता है, दोनों तरफ से। आप वाइस वर्सा लगा के देखो। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं खुद एक जेंडर की तरफ मैं पूरा, नहीं, आई एम लाइक, जैसे मैं चाहती हूँ, मुझे, अगर मैं चाहती हूँ कि वो मुझे न्यूट्रल वे में देखें कि आई एम ए ह्यूमन बीइंग एंड आई एम वर्किंग, दैट्स इट। नो जेंडर हियर, सेम एज आई आल्सो हैव टू ट्रीट द अदर पर्सन, राइट, दैट्स इट। सो ये जो वर्ड है ना, हेल्प, ये अपने आप में रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर आप भी ये शब्द कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ पैसे कमा के तुम्हारे घर चलवाने में, देन यू आर रॉन्ग माय डियर डार्लिंग। ओके। ये जो शब्द है ना, हेल्प, ये अपने आप में क्या रिफ्लेक्ट करता है, ये माइंडसेट को। क्योंकि अ पर्सन डज नॉट हेल्प विद हिज ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या हेल्प करते हो, ये मेरी क्लास है, मुझे प्रिपेयर करनी है, तो उसमें मैंने हेल्प क्या कर दी है। ही शेयर्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ही परफॉर्म्स देम। Many socially accepted remarks reveal similar biasness, है ना, biases। तो इसी तरीके के बहुत सारे रिमार्क्स होते हैं जो सिमिलर बायसनेस को शो करते हैं। स्टेटमेंट्स लाइक यू आर लकी योर हस्बैंड हेल्प्स यू, ये तो मुझे बड़ा गुस्सा आएगा अगर सपोज कोई मेरे को बोले तो, कि आप बहुत लकी हैं कि आपके हस्बैंड आपकी मदद करते हैं। मतलब खाना वो नहीं खाते हैं क्या, सोच के देखो ना यार, बंदा खाना नहीं खाएगा क्या
क्या मतलब है ये हेल्प करने वाली बात? मेरा भाई मेरे लिए चाय बना देगा तो एहसान कर दिए हो क्या? नहीं ना, तो तुम भी नॉर्मल बिहेव करो, हम भी नॉर्मल बिहेव करेंगे, ये वाली बात है। कैन योर हस्बैंड मैनेज इफ यू ट्रेवल फॉर वर्क? ऐसा क्यों पूछा जाता है? अगर एक लेडी है, अगर वो काम करती हैं तो उनसे बोलते हैं क्या आपके पति मैनेज कर लेते हैं अगर आप काम के लिए बाहर जाती हैं? तो काम के लिए बाहर जा रही हैं वो, ठीक है। वाई कांट शी वेक अप अर्ली एंड कुक बिफोर ऑफिस? व्हाट नॉनसेंस। अभी आपने देखा, आप कहेंगे मैम ऐसा होता नहीं है। अगर नहीं होता है तो ये जो त्विषा नाम है ना उनका, जिनकी डेथ हो गई, और उनकी जो मदर इन लॉ है, शी जज, एक्स जज, और वो क्या नॉनसेंस बातें कर रही हैं। तो ये चीजें अभी भी हैं और हम इनको नॉर्मलाइज रखे हैं कि ये तो नॉर्मल है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। नो, इट्स नॉट नॉर्मल। वाई कांट शी वेक अप अर्ली? वो जल्दी क्यों नहीं उठ सकती है और ऑफिस जाने से पहले खाना बना दे? भाई सब लोग हैं, बाकी भी तो हेल्प कर सकते हैं, हेल्प नहीं करेंगे? सी वी हैव टू करेक्ट आवरसेल्फ। reinforce the belief that managing the home is mainly a women's duty। तो ये जो हमारी बिलीव है ना, ये देखो मेरे वर्ड से, मेरे मुंह से भी ऑटोमेटिकली निकला, हेल्प नहीं कर सकते। ये शब्द में ही प्रॉब्लम है। हेल्प का मतलब क्या है भाई? सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब मिलके काम कर रहा है। ये अब देखो मेरे को भी हुआ तो मैं भी अपने आप को करेक्ट करूं, नेक्स्ट टाइम हम भी ऐसा ना बोले ना। ये क्या करता है? रीइंफोर्स करता है इस चीजों को और मजबूत करता है ये जो हमारी बिलीव्स है, ये जो हमारी धारणा है कि जो घर को मैनेज करना है वो मेनली प्राइमरली किसकी ड्यूटी है? एक महिला की ड्यूटी है। और इस तरीके के जो हमने ऑलरेडी एक अजम्पशंस बनाए हुए हैं, ये इतने नॉर्मल हो जाते हैं कि इनके ऊपर में क्वेश्चन करना भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं लगती है कि इसके ऊपर क्या ही क्वेश्चन किया जाए। लैंग्वेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग सोशल एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब क्या है? पॉइंट ऑफ व्यू। एटीट्यूड का मतलब क्या है? उनका नजरिया, इनका उनका व्यू पॉइंट। तो लैंग्वेज आपका यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब कैसी आ गई है? सिंगुलर वर्ब आई है, प्लेज। कैसा रोल प्ले करती है? एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रोल, रोल्स प्लूरल हो सकता है, तो ये कॉमन नाउन है, इसी के लिए हमने आर्टिकल लगाया है। बट आर्टिकल ने साउंड किसका लिया है? अपने नियर बाई शब्द यानी इंपॉर्टेंट का। लेकिन आया किसके लिए है? इस नाउन के लिए। किस चीज में? इन क्या है? इन प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आती है तो अपने आईएनजी फॉर्म में आती है, इसलिए यहाँ पे शेपिंग आया है। तो जो हमारी लैंग्वेज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे एटीट्यूड को फॉर्म करने में। हम जिस तरीके से सोचते हैं, हम जिस तरीके से बोलते हैं, ये रिफ्लेक्ट करता है कि हम एज अ पर्सन हम कौन है। कैजुअल कॉन्वर्सेशंस, जोक्स, एडवर्टाइजमेंट्स, इंटरव्यूज, फैमिली डिस्कशंस रिपीटेडली कन्वे ट्रेडिशनल जेंडर एक्सपेक्टेशंस। ये रिपीटेडली नॉर्मल वे में आप बिहेव कर रहे हैं, ये नॉर्मल तरीके से है, जिसका रिजल्ट क्या होता है? इनइक्वालिटी बिकम्स एम्बेडेड इन कल्चर एंड इज पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। मतलब अब ये हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुकी है। एम्बेड मतलब हो जाना, उसका पार्ट बन जाना। और अब ये वन जनरेशन टू अनदर, ये नॉर्मली तरीके से पास हो रही है, इस पर कोई क्वेश्चन करने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। वर्किंग वीमेन फ्रीक्वेंटली फेस अ डबल बर्डन। ये क्यों है? क्यों उनको डबल बर्डन है? मैं मतलब मैं पढ़ाती थी, मैं होम ट्यूशन देती थी, मैं उस, अगर मैं एक बात शेयर करूं, वो जो थी, तो जिनकी बच्ची को मैं पढ़ाने जाती थी, आज से कई साल पहले की बात है ये, तो वो गवर्नमेंट टीचर थी, ठीक है। उनके हस्बैंड घर पे रहते थे, तो जब वो बाहर से आती थी वो काम करती थी। डोंट यू थिंक दिस इज रॉन्ग? आप कहें क्यों? मतलब सोच सोच के देखना चाहिए ना हम लोगों को, क्यों? After spending an entire day at work, many are still expected to cook and manage household responsibilities। तो अब उनकी जो बच्ची थी, वो आई थिंक उस समय 8 या 9 क्लास में थी वो, और इसमें कोई बुराई नहीं है, बट हस्बैंड ऐसा कर दें उसमें क्या बुराई है? वो उसमें प्रॉब्लम क्या है? नॉर्मल है, नॉर्मल तरीके से ट्रीट करना चाहिए। सोसाइटी भी गलत तरीके से ट्रीट करती है। अगर अब मान लो हस्बैंड घर पे रहते हैं, वाइफ काम करती है और हस्बैंड पूरे घर को मैनेज करते हैं, लोग उसको देखने लगेंगे, ओ माय गॉड ये तो वैसा वैसा वैसा। प्रॉब्लम बहुत सारी, बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स में है, हम सोचते नहीं है, हमें नॉर्मल लगती है। जैसे यहाँ पे देखो, आफ्टर के बाद, आफ्टर क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आई है तो आईएनजी आई है। आफ्टर स्पेंडिंग, आफ्टर डूइंग, आफ्टर स्लीपिंग, आफ्टर वर्किंग, एन एंटायर डे। डे क्या है? ये नाउन है, कॉमन नाउन। डेज होते हैं ना, तो ये कॉमन नाउन है।
लेकिन यहाँ पे आर्टिकल का साउंड किसका लिया है, एंटायर का, ठीक है। एंटायर क्या है, एडजेक्टिव है, और ये वोवल साउंड दे रहा है। एट वर्क, तो पूरा दिन काम पे बिताने के बाद में मैनी, मैनी मतलब मैनी विमेन, मैनी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, मैनी विमेन, जो बहुत सारी महिलाएं हैं। सो अब देखो, अगर ये ऐसे होता मैनी विमेन, तो अब यहाँ पे ये नाउन हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे ये मैनी जो है ये एडजेक्टिव या डिटर्मिनर की तरह काम कर रहा है। बट अब यहाँ देखो वर्ब है डायरेक्ट, और इसके पहले ये मैनी लगा है, तो आपको कोई दूसरा नाउन दिख रहा है नहीं, तो यानी कि ये जो मैनी है ये प्रोनाउन हुआ यहाँ पे। तो मैनी मच जो है ये प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह फंक्शन कर सकते हैं। आज भी स्टिल उनको ऐसी उम्मीद की जाती है कि वो कुक करें, वो मैनेज करें जो घर के काम होते हैं। दिस इज रॉन्ग। और इसके विपरीत में, इन कॉन्ट्रास्ट, इसके ओपोजिट अगर हम देखें, अगर एक आदमी रिटर्निंग फ्रॉम वर्क इज ऑफन व्यूड फ्री प्राइमरली एज टायर्ड एंड डिजर्विंग ऑफ रेस्ट। अगर एक आदमी काम करके बाहर से आ रहे हैं, तो उनको हम मतलब हमने ऐसे मान ही लिया है कि वो बंदा थका हुआ है और वो डिजर्व करता है कि वो रेस्ट करे। रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है, वो डिजर्व करते हैं वो रेस्ट करें। बस इतना सा है कि महिला भी डिजर्व करती है कि वो भी रेस्ट करे। दिस डिफरेंस, ये जो भेदभाव है, ये रिफ्लेक्ट करता है, ये शो करता है अनइक्वल एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। A similar bias appears in parenting. Mothers are expected to care for children without receiving special praise. मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि उनको कोई तारीफ के पुल बांध दो आप, कि कुछ अलग से उनको ला के दे दो। बट थोड़ा तो देख लो आप, है ना। हम लोग खाना खाते हैं, हम खाना खाते हैं, मैं टीवी देख रहे हैं, हमको पता ही नहीं चला मम्मी ने क्या क्या बना के दे दिया। ये रॉन्ग है, हमें सोचना चाहिए वहां पे, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें हेल्प नहीं करनी चाहिए, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी चाहिए। तो मदर्स को ही ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि वही केयर करेंगी बच्चे की, और बिना किसी मतलब, ये तो उनका नॉर्मल है, इसमें क्या उनको इस प्रेज करने की क्या जरूरत है। वाइल जबकि अगर यही काम फादर कर रहे हैं, तो उनको अक्सर ऐसा सेलिब्रेट किया जाता है, ओ माय गॉड क्या महान पिता हो आप, फॉर फॉर परफॉर्मिंग रूटीन परफॉर्मेंस टास्क, जैसे कि चेंजिंग डायपर्स, पैकिंग लंच और अटेंडिंग पीटीएम। ये गलत है। Such reactions suggest that child care is naturally a mother's responsibility and that a father's participation is exceptional. मतलब कि मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे की देखभाल करना, लेकिन अगर फादर इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ये एक बहुत महान काम है, इट्स एक्सेप्शनल, मतलब ये आउटस्टैंडिंग है, ये अमेजिंग है, ये तो एक महान काम कर दिया उनके लिए, तो भैया कोई मूर्ति मूर्ति बनवाने की जरूरत है। सो दिस इज रॉन्ग। ये जो हमारे ट्रेडिशनल जो ये हमारी धारणाएं बनी हुई हैं, ये प्रीजुडाइज जो है हम लोग, ये जो हमारे स्टीरियोटाइप्स हैं, ये और इस चीज को मजबूत करते हैं थ्रू एडवाइस गिवन टू गर्ल्स सच एज लर्निंग कुकिंग फॉर देयर लाइफ आफ्टर मैरिज। ये रॉन्ग है, कुकिंग आनी चाहिए, लेकिन भाई तुम पराया धन हो, ये तो शब्द से मुझे नफरत है। पराया धन का मतलब हम धन थोड़ी है पहली बात तो, और पराया मतलब कोई भी ले लेगा भाई, आज हम यहाँ तो हम तुम्हारे धन हो गए, कल हम वहां तो उनके धन हो गए। ओ ब्रो कम ऑन। आप कहोगे मैम आप कितनी रिबेलियस हो इस टॉपिक पे। हाँ, हम भाई है ये प्रॉब्लमेटिक चीज। तो ये जो लड़कियों का डर है, तुमको खाना बनाना आना चाहिए क्योंकि तुम्हें दूसरे घर में जाके खाना बनाना है। मैं खाना बनाने जा रही हूँ उसके घर में, बाकी लोग भूखे रह रहे हैं आज तक। Although cooking is valuable life skill, obviously भाई cooking valuable life skill है, हमको आनी चाहिए, लेकिन किसी और के घर में जाके खाना बनाने के लिए आनी चाहिए, ये तो मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ। इसलिए पढ़ाई करो, मजबूत बनो, झगड़ा मत करो। मैं झगड़े में सपोर्ट नहीं करती कि आप लड़ाई करो ना, अपने आप को इतना मेंटली स्ट्रांग करो, इतना पावरफुल करो आप अपने आप को, अपने ब्रेन में आपकी सेरिब्रल इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको झगड़ा करना ही ना पड़े, समझे। खूब मेहनत करो, एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत पड़ रही है तो वो भी करो, लेकिन कंप्लेंट्स करके आपको कुछ मिलेगा नहीं, ये भी ध्यान रखना है। अगर आप सोच रहे हो मेरे साथ भी गलत हो रहा है, फिर आप सोचो आप उस गलत के खिलाफ में क्या कर रहे हो, या आप भी उसका पार्ट बन जा रहे हो, या फिर आप भी गलती करने लग जा रहे हो। ये नहीं पसंद है मेरे को। Presenting it mainly as requirement for women strengthens the belief that the kitchen belongs to them.
तो अब ये मेनली रिक्वायरमेंट है भाई, महिला को खाना बनाना तो आना चाहिए। तो ये तो जो बिलीव है ना कि किचन उन्हीं की है, तो ये चीज तो बहुत गलत है। लाइकवाइज अब जैसे मेरे को यहाँ पे, अगर आप बड़े बड़े होटल्स में जाओगे, कोई भी छोटी दुकान पे जाओगे, वहां पे आदमी खुशी खुशी खाना बना रहा है, ढाबे से लेके नॉर्मल जगह पे, घर पे आके उसको क्या दिक्कत है ना। वर्किंग वीमेन आर फ्रीक्वेंटली आस्क हाउ दे मैनेज बोथ करियर एंड फैमिली। उनसे ये फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि आप अपने घर को और अपने करियर को कैसे मैनेज करती हो। लेकिन वेरएस मीन जबकि जो आदमी है उनसे शायद ही कभी ऐसा सेम क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप अपने घर और परिवार को कैसे मैनेज करते हैं। तो इसका मतलब ये क्या चीज को सजेस्ट कर रहा है, इम्प्लाइंग, मतलब ये क्या चीज को हिंट कर रहा है, ये क्या चीज को सजेस्ट कर रहा है कि बैलेंसिंग दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज प्राइमरली अ विमेन चैलेंज, कि वो महिला का ही चैलेंज है घर को मैनेज करना। अगर जॉब करती है तो घर मैनेज करना भी उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आदमी से ये नहीं पूछा जाता है। आपको नहीं लगता ये प्रॉब्लम है? Gender discrimination today often hides behind ordinary language, humor, concern, advice and curiosity. ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, आज भी बहुत स्ट्रांग है भाई। आपको लगेगा नहीं है बहुत स्ट्रांग है। बट मैं उन लड़कियों को भी ये बात बोलना चाहती हूँ, अगर आप इसको पसंद नहीं करती, आप इनके खिलाफ है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उतना काबिल बनना पड़ेगा कि आप अपने लिए वो चीज देखो। यार देखो, ये तो सीधी सी बात है, जो लड़के को मिल गई है वो चीज, वो आपको नहीं मिली है। जो बॉय को मिली है वो जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी है वो लड़की को नहीं दी जाती है। मतलब ये भी हमें समझने की जरूरत है ना। लड़के को है कि बाहर का काम सारा वो करेगा, धूप है बारिश है वही जा रहा है, हम नहीं जा रहे हैं। तो ऐसा, तो आपको उतना काबिल बनना पड़ेगा, आपको उतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा कि आप कहें कि नहीं, मेरे को नहीं है ये चाहिए तो मेरे को नहीं चाहिए ये चीज। तो उसके लिए आपको भी इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा अपने आप को। और स्ट्रांग का मेरा मतलब ये बॉडी बनाने से नहीं, ब्रेन को है, ब्रेन को इतना स्ट्रांग करिए, पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, ठीक है। because these biases are subtle and normalized, they are difficult to identify। ये जो biasness है ना, ये इतनी subtle है, इतनी बारीक है। subtle मतलब मतलब ऐसी कोई चीज जिसको नोटिस कर पाना बहुत मुश्किल हो, है ना। बहुत बारीक है वो चीज, हिडन है, बहुत स्मॉल डिफरेंस है उनके बीच में, और ये नॉर्मलाइज्ड है, इसीलिए इनको नोटिस कर पाना, इनको आइडेंटिफाई कर पाना भी डिफिकल्ट है। नॉर्मली तरीके से हम कैजुअल तरीके से उसको जाने देते हैं। Every repeated question and casual remark carries a particular worldview and influences social expectation। तो हर एक जो रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर आपका बच्चा आपके घर में ये देख रहा है कि मेरी मदर ही सारा घर का काम करती है, तो उसको दिमाग में ये चीज नॉर्मलाइज हो गई कि मतलब घर का काम मम्मी का ही है, मेरा नहीं है, पापा का नहीं है, कि अब दीदी का है तो दीदी का है। ये चीज नॉर्मलाइज कर दी। हम अगर ऐसे रिमार्क्स कर रहे हैं, हम ऐसी बात कर रहे हैं, तो हम इस चीज को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। सो हर एक रिपीटेड जो ये क्वेश्चन है, जो ये कैजुअल रिमार्क्स है, ये अपने आप में एक पर्टिकुलर दुनिया का पॉइंट ऑफ व्यू और इनको इन्फ्लुएंस करते हैं सोशल एक्सपेक्टेशंस को। Therefore, achieving genuine gender equality requires examining not only people's action but also the language used in everyday life. Yes, सिर्फ लोगों के एक्शन नहीं, बल्कि उनकी जो भाषा जिसका वो यूज कर रहे हैं एवरीडे लाइफ में, उस चीज को एग्जामिन करना, उस चीज को इवेलुएट करना, उस चीज को चेक करना भी बहुत जरूरी है। हम उनकी लैंग्वेज से बता सकते हैं कि वो बंदा किस लेवल का है। हाँ भाई, आजकल तो कुछ लोग फेक भी आ जाते हैं, दिस ऐसा नहीं है भाई। मैं तो नहीं कहती, मैं कहती हूँ कि आई बिलीव ना तो ये ना ये, आई बिलीव इन बैलेंस थिंग। मतलब बैलेंस है, मैं पढ़ा रही हूँ तो इसमें कोई महान काम नहीं हो गया, है ना। मैं पैसे कमा रही हूँ, इसमें कोई महान काम नहीं हो गया। सेम ऐसे ही मेरे घर के जो मेल मेंबर हैं, अगर वो घर पे काम कर रहे हैं तो वो भी कोई महान काम नहीं हो गया, इट्स नॉर्मल। यस, आई बिलीव इन दिस थिंग, दैट्स इट। एंड आई वांट कि आप लोग भी यही बिलीव करें, ठीक है। सो चलिए, हमको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने के लिए हर रोज कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं है ना कि हम इंटेलिजेंट ही पैदा होते हैं, हम अपने आप को हर रोज इम्प्रूव करें, हम अच्छे इंसान बन जाते हैं। हम अपने आप को समझें, हम चीजों को समझें, दैट्स इट। चलिए, बाय एवरीवन, टेक केयर। आई होप आपने क्लास एंजॉय की होगी। एक बार सेल्फ रीड कर लेना, ठीक है। इजी थी, ज्यादा कुछ, इसकी लैंग्वेज बहुत आसानी थी, तो आप रिवाइज कर लेना, रीड कर लेना, रिवाइज क्या करना, वोकैबलरी
रिवाइज कर लेना। और हाँ, वो जो 500 वोकेबलरी वाली सीरीज है ना, आई होप आप लोग उसको एंजॉय करेंगे और आप मुझे बताएंगे कि कैसी लगी आपको वो क्लास। ठीक है, वो दूसरे चैनल पे है, BPI लाइव पे। ठीक है, बाय एवरीवन।